सऊदी अरब में मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में नमाज इशा और नवाफिल अदा किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, जहां उम्मत मुसलिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक में भी खुसूसी दुआ मांगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और सलाम पेश किया। इस मौके पर मरियम नवाज ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीन, कश्मीर, सूडान और आलम इस्लाम के लिए दुआएं की। कबल अजीम मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान को कामयाब सफारतकारी का एक और समर मिल गया। नॉर्वे ने पाकिस्तान को अपनी नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया है। यह ऐलान नॉर्वे की पुलिस सिक्योरिटी सर्विस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट नॉर्वे की मकामी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस ने जारी की है। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान और नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान को कामयाब सफारतकारी का एक और समर मिल गया। नॉर्वे ने पाकिस्तान को अपनी नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया है। यह ऐलान नॉर्वे की पुलिस सिक्योरिटी सर्विस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट नॉर्वे की मकामी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस ने जारी की है। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक को इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा था। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम होने की वजह से पाकिस्तानी तुलबा और रिसर्चर्स को काफी मुश्किलात पेश आ रही थी। इसराइली फोर्सेस की गजा में बरबरीत के 6 माह मुकम्मल हो गए, मगर सेहूनी फौज की बमबारी रुकी न जंग बंदी मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त हो सकी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में काबिज इसराइली फौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां न थम सकी। मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 45 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इंसानी इमदाद के लिए बनाए गए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक जंग के 175वें दिन तक कम अज कम 32,623 अफराद शहीद और 75,092 से ज्यादा जख्मी हो चुके थे। जबकि हमास के जेर इंतजाम गजा की पट्टी की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में कम अज कम 33,137 फलस्तीनी शहीद और 75,815 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फौज की जबालिया खान यूनस और वस्ती गजा में बमबारी में कल से अब तक मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। खान यूनस में सेहूनी अफवाज की बमबारी से हलाक होने वाले इसराइली यरगमाली की लाश बरामद की गई। इसराइली हमलों में गजा से अब तक 35 यरगमाली हलाक हो चुके हैं। इसराइली फौज की जानिब से पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के मजीद पाकिस्तानियों को कत्ल करने की मंसूबाबंदी करने के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। याद रहे कि चंद रोज कबल एक बरतानवी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 शहरियों को कत्ल किया। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता किया। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से यही पॉलिसी है। राजनाथ सिंह का कहना था कि भारत पाकिस्तान में हर उस पाकिस्तानी को कत्ल करेगा जो हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई की कोशिश करेगा।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता किया। टेलीफोनिक रब्ते के दौरान दोनों सदूर के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया और तुर्क हम मनसब को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद दी। इस मौके पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने रजब तैयब एर्दोगान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है मुल्क में मुआशी नमू के लिए डॉलर का होना जरूरी जो बरामदात बढ़ाने से मुमकिन है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि डॉलर हो तो बाकी दुनिया से चीजें खरीद कर पाकिस्तान लाएं और उसे खर्च करें। मुआशी नमू बढ़ जाएगी, डॉलर खत्म तो नमू खत्म और फिर IMF की मदद मांगनी पड़ जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मौजूदा माली बहरान को बरामदात में इजाफे से हल किया जा सकता है। बरामदात बढ़ाने के लिए साजगार माहौल फ्राहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुशावरत से किए गए सही फैसलों से साजगार माहौल फ्राहम करके एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सेहतमंद पंजाब विजन के तहत हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया है। सेहत के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि हेल्थ रिफॉर्म्स अवलीन तरजीह है। अवाम भी सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाए। आलमी यौम सेहत मनाने का मकसद सेहत की अहमियत से आगाह करना है। उन्होंने कहा कि सेहतमंद आबादी ही एक खुशहाल मुआशरे की बुनियाद है। हर फर्द के लिए अपनी सेहत की अहमियत को समझाना बहुत जरूरी है। मरियम नवाज का कहना था कि फर्द की सेहत एक जाती मामला नहीं, ये पूरी फैमिली पर असरअंदाज होती है। अवाम सेहतमंद जिंदगी का इंतखाब करें और ग़िज़ाइयत से भरपूर सादा ग़िज़ाएं खाएं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से इस्तांबुल ग्रैंड एयरपोर्ट के वफ़द ने मुलाकात की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर इत्तफाक किया। वफ़द में IGA बोर्ड मेंबर मोहम्मद कालियोनजो, चीफ एयरपोर्ट ऑपरेटिंग अफसर इस्माइल पोलात और चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अफसर तरगए यमान शामिल थे। मुलाकात में तुर्किया के लाहौर में तैनात कौंसल जनरल धर्मेश पास्तु और तुर्किया सफारती अमले के दीगर अरकान भी मौजूद थे। इसके अलावा मुलाकात में विफाकी वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, विफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद खान चीमा और मुतालिका आला सरकारी अफसरान भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तेजी से मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर इन्हिसार बढ़ा रहा है। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट वफाक को अरसाल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई जांच की बुनियाद पर बज़ाहिर लगता है कि चीनी बाशिंदों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं थी, जबकि हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों में एक खातून इंजीनियर भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक जय वकुआ की फिजाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई है और थाना बशाम तकरीबन 6 किलोमीटर जबकि दासू डैम 77 किलोमीटर जय वकुआ से दूर है। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी और कुछ धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब थे।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में सूबाई इंसाफ कमेटी का इजलास हुआ। चीफ जस्टिस ने अमन अमान से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट्स 15 दिन में तलब कर ली। इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स को हिदायत की कि सूबे में जारी जराइम 1 माह में खत्म होने चाहिए। आईजी मोटरवेज, हाईवेज और शहरों में पेट्रोलिंग बढ़ाएं। स्ट्रीट क्राइम खत्म करने के लिए पुलिस फोर्स की तादाद भी बढ़ाई जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कहना था कि कोई कितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब हुकूमत ने 2 अहम अफसरान को रिलीव करने से मुआसरत कर ली। पंजाब हुकूमत बेटी अजी ऑपरेशन अली नासिर और सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। जराये का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने विफाक से दरखास्त की है कि सूबे से विफाक के अफसरान का तबादला करना है तो पंजाब हुकूमत को पहले एतमाद में लिया जाए। इसराइल के बड़े शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे रिकॉर्ड किए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सड़कों पर उमड़ आए और बड़े शहरों में अवाम ने मुजाहरे किए। तल अबीब में मुजाहरीन पर कार चढ़ा दी गई, जिसकी जद में आकर 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुजाहरीन इसराइली हुकूमत से यरगमालियों को फौरी छुड़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी के बाद इसराइल ने मुख्तलिफ ममालिक में अपने 28 सफारती मिशन बंद कर दिए। एक अमरीकी एहलकार ने बरतानवी न्यूज एजेंसी को बताया कि शाम में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइल के हमले के जवाब में ईरान खित्ते में इसराइल या अमरीकी असासों को निशाना बनाने के मुमकिन हमले की तैयारी कर रहा है, ताहम हम यकीनी तौर पर चौकन्ना है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आइंदा हफ्ते ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला हो सकता है। अमरीका हाई अलर्ट है। दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी के बाद ईरान ने कहा कि वो फैसला कुन रद्द अमल का हक महफूज रखता है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में दोनों दहशतगर्द मौका पर मारे गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का मजीद कहना है कि इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सानेहा ग्यारी सेक्टर को 12 बरस मुकम्मल हो गए। 7 अप्रैल 2012 को बड़ा बर्फानी तोदा सियाचिन ग्लेशियर में फौजी यूनिट पर आ गिरा। सानेह में NLI बटालियन हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वहां मौजूद अफराद में से किसी को भी जिंदा नहीं निकाला जा सका था। फौजी यूनिट पर बर्फानी तोदा गिरने से 129 फौजी जवान शहीद हुए थे। गैर मुल्की रेस्क्यू टीमों ने मिशन को नामुकम्मल करार दे दिया था, लेकिन पाक आर्मी बिलखुसूस इंजीनियर्स कोर ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी दिलजोई और जवां मर्दी से इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। शोहदा की याद में यादगार शोहदा बतौर मोनूमेंट सियाचिन की बुलंदोबाला चोटी पर नस्ब किया गया। आज पूरी कौम ग्यारी सेक्टर के उन शोहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। शोहदा ग्यारी सेक्टर की अजीम कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी।
सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि हर सूरत अमन व अमान बहाल किया जाए। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वजीर आला सिंध ने IG पुलिस और एडिशनल IG कराची से इजलास करके अमन व अमान की बहाली के लिए हिदायत दी। कराची में पुलिस और रेंजर्स न सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन कर रही हैं बल्कि स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही हैं। सिंध में ऐसे पुलिस अफसरों की जरूरत है और थी जो सूरत हाल को समझते हो। एक अच्छी शोहरत का IG लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा, ये समझ से बाहर है। ख्वाजा इजहार इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। ख्वाजा इजहार कहते हैं कि नवाज लीग को ब्लैकमेल करके IG पुलिस लगवाया गया है। उन्होंने कहा कि लगता है कि ख्वाजा इजहार नवाज लीग के तर्जुमान हो गए हैं और अमन अमान पर गुफ्तगू सिर्फ सियासी है। गुजरांवाला में बहादुर शहरी ने सरे राह डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। 2 रोज कबल पेश आने वाले वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। गुजरांवाला के बाजवा रोड पर 2 डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार हिदायतुल्लाह को लूटने की कोशिश की। डाकू ने पिस्तौल ताना तो हिदायतुल्लाह ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। अचानक हमले पर डाकू पीछे हटा और फायरिंग करते हुए साथी समेत फरार हो गया। और सऊदी अरब में शहरियों से 8 अप्रैल को शवाल का चांद देखने की अपील कर दी। सऊदी अरब ने मुमलिकत में बसने वाले मुसलमानों से 8 अप्रैल की शाम को ईद का चांद देखने की अपील की है, जो कि रमजानुल मुबारक के इख्तिताम पर होगा। इसी हवाले से सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी किया जिसमें शहरियों से कहा गया है कि वो चांद नजर आने की इत्तला दें और मुतालिका अथॉरिटी को मतला करें। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज में आपको बताएं कि सऊदी अरब में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में नमाज इशा और नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी, जहां उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक में भी खुसूसी दुआ मांगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और सलाम पेश किया। इस मौके पर मरियम नवाज ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीन, कश्मीर, सूडान और आलम इस्लाम के लिए दुआएं की। कबल अज़ीम मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक में भी खुसूसी दुआ की। इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में इशा की नमाज और नवाफिल अदा किए थे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी थी। और नाजरीन, कौम के लिए खुशखबरी है कि नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया है। पाकिस्तान को कामयाब सफारतकारी का एक और समर मिल गया। नॉर्वे ने पाकिस्तान को अपनी नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया है। यह ऐलान नॉर्वे की पुलिस सिक्योरिटी सर्विस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट नॉर्वे की मकामी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस ने जारी की है। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक को इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा था। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम होने की वजह से पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को काफी मुश्किलात पेश आ रही थी। याद रहे, इस लिस्ट की वजह से भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था, लेकिन पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के बाद मुल्क का नाम थ्रेट असेसमेंट में नहीं है। इससे पाकिस्तान का तशख्खुस बेहतर होगा और हमारे तलबा को तालीम के मजीद मौके मिल सकेंगे।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत किसी से मिस एडवेंचर की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपने एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आज से चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करने की कोशिश की। हमने खैरात में उनका पायलट वापस किया था। ये दोबारा कोशिश करके देख लें, जो पहले हुआ वही उनके साथ अब होगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इलेक्शन वगैरह के सिलसिले में बढ़के मार रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसी जुर्रत की तो इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि कशीदगी हो। भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों की सरपरस्ती करता रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देता है। भारत मोहतात होकर बयानात दे। इलेक्शन के चक्कर में कोई ऐसी हरकत ना करे जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़े। ऐसा ना हो उनका जहाज भी गिरे और खैरात में पायलट भी वापस करना पड़े। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के मजीद पाकिस्तानियों को कत्ल करने की मनसूबाबंदी करने के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। याद रहे कि चंद रोज कबल एक बरतानवी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 शहरियों को कत्ल किया। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से यही पॉलिसी है। राजनाथ सिंह का कहना था कि भारत पाकिस्तान में हर उस पाकिस्तानी को कत्ल करेगा जो हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर दिफा के रिमार्क्स को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 25 जनवरी 2024 को भारत के पाकिस्तान में दरअंदाजी और मावराए अदालत कत्ल के नाकाबिले तरदीद शवाहद फराहम किए। यह पाकिस्तान में भारत के मावराए अदालत और बैन अल-अक़वामी कत्लेआम की मुहिम के वाज़ेह सबूत हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारत का मजीद शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़ेह तौर पर जुर्म का एतराफ है। आलमी बरादरी को भारत के इन घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात पर मुहासबा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। फरवरी 2019 को भी भारत को जारहियत पर सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था। इस इकदाम ने भारत के फौजी बर्तरी के खोखले दावों को बेनकाब किया था। बयान में कहा गया है कि इंतखाबी फायदे के लिए भारतीय हुक्मरान नफरत अंगेज बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए अपने अज़्म का इजहार किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने शहर सूबे में जराइम खत्म करने की डेडलाइन दे दी है। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में सूबाई इंसाफ कमेटी का इजलास हुआ। चीफ जस्टिस ने अमन अमान से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट्स 15 दिन में तलब कर ली हैं। इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स को हिदायत की कि सूबे में जारी जराइम 1 माह में खत्म होने चाहिए। आईजी मोटरवेज, हाईवेज और शहरों में पेट्रोलिंग बढ़ाएं। स्ट्रीट क्राइम खत्म करने के लिए पुलिस फोर्स की तादाद भी बढ़ाई जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट का कहना था कि कोई कितना भी ताकतवर हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट कोई भी शख्स कानून से वालातर नहीं है। हम 15 दिन के बाद दोबारा इजलास करेंगे। तमाम इदारे अपनी अपनी रिपोर्ट्स पेश करें। आईजी सिंध का इजलास में कहना था कि हमारे पास 45,000 की फोर्स है, जिसमें से 10,000 एहलकार मुख्तलिफ शख्सियात की सिक्योरिटी पर तैनात हैं। डीजी रेंजर्स ने इजलास में कहा कि रेंजर्स के पास अंदरूनी सिंध में इख्तियारात न होने के बराबर हैं। रेंजर्स को कराची की तर्ज पर अंदरूनी सिंध भी इख्तियारात दिए जाएं। बाद अज़ां इजलास की कार्रवाई 15 दिन तक मुलतवी कर दी गई। और नाज़रीन, सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि हर सूरत अमन अमान बहाल किया जाए। यह कहना है सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन का, जिन्होंने वजीर आला सिंध, आईजी पुलिस और एडिशनल आईजी कराची से इजलास करके अमन अमान की बहाली के लिए हिदायत ली। कराची में पुलिस और रेंजर्स न सिर्फ टारगेट ऑपरेशन कर रही हैं बल्कि स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई में भी कर रही हैं। सिंध में ऐसे पुलिस अफसरों की जरूरत है और थी जो सूरत हाल को समझते हो। एक अच्छी शोहरत का आईजी लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा, ये समझ से बाहर है। ख्वाजा इजहार इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। ख्वाजा इजहार कहते हैं कि नवाज लीग को ब्लैकमेल करके आईजी पुलिस लगवाया है। उन्होंने कहा कि लगता है ख्वाजा इजहार नवाज लीग के तर्जुमान हो गए हैं और अमन अमान पर गुफ्तगू सिर्फ सियासी है।
شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں دہشت گرد موقع پر مارے گئے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا مزید کہنا ہے کہ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز علاقے سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں بہادر شہری نے سرِ راہ ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 2 روز قبل پیش آنے والے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ گجرانوالہ کے باجوہ روڈ پر 2 ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوار ہدایت اللہ کو لوٹنے کی کوشش کی۔ ڈاکو نے پستول تانا تو ہدایت اللہ نے اسے تھپڑ جڑ دیا۔ اچانک حملے پر ڈاکو پیچھے ہٹا اور فائرنگ کرتے ہوئے ساتھی سمیت فرار ہو گیا۔ سانا گیاری سیکٹر کو 12 برس مکمل ہو گئے۔ 7 اپریل 2012 کو بڑا برفانی تودہ سیاچن گلیشیر میں فوجی یونٹ پر آ گرا۔ سانحے میں NLI بٹالین ہیڈ کوارٹرز مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جبکہ وہاں موجود افراد میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں نکالا جا سکا تھا۔ فوجی یونٹ پر برفانی تودہ گرنے سے 129 فوجی جوان شہید ہوئے تھے۔ غیر ملکی ریسکیو ٹیموں نے اس مشن کو ناممکن قرار دے دیا تھا، لیکن پاک آرمی بالخصوص انجینئرز کور نے اس ریسکیو آپریشن میں بڑی دلجوئی اور جمع مردی سے اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ شہداء کی یاد میں یادگار شہداء بطور مونومنٹ سیاچن کی بلند و بالا چوٹی پر نصب کی گئی۔ آج پوری قوم گیاری سیکٹر کے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ شہداء گیاری سیکٹر کی عظیم قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بربریت کے 6 ماہ مکمل ہو گئے، مگر صہیونی فوج کی بمباری رکی نہ جنگ بندی مذاکرات پر کوئی پیش رفت ہو سکی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں نہ تھم سکیں۔ مختلف علاقوں سے مزید 45 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ انسانی امداد کے لیے بنائے گئے اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق جنگ کے 175ویں دن تک کم از کم 32,623 افراد شہید اور 75,092 سے زیادہ زخمی ہو چکے تھے، جبکہ حماس کے زیر انتظام غزہ کی پٹی کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 33,137 فلسطینی شہید اور 75,115 زخمی ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق صحافیوں کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مطابق جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک 99 فلسطینی صحافی اور میڈیا سے وابستہ افراد، 4 اسرائیلی جبکہ 3 لبنانی صحافی مارے گئے ہیں۔ واضح رہے، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ CPJ کا کہنا ہے کہ 6 ماہ کے دوران غزہ میں جنگ بندی کی کوریج کے لیے 16 صحافی زخمی ہوئے، 4 لاپتہ ہیں، جبکہ 25 صحافیوں کو اسرائیلی حکام کی جانب سے حراست میں لینے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جبالیہ، خان یونس اور وسطی غزہ میں بمباری میں اب تک مزید 50 سے زیادہ فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ خان یونس میں صہیونی افواج کی بمباری سے ہلاک ہونے والے اسرائیلی یرغمالی کی لاش برآمد کی گئی۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ میں اب تک 35 یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں شفات پناہ گزین کیمپ پر آنسو گیس کے گولوں سے حملے کیے گئے، جس کے بعد کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ اسرائیلی حملوں کے رد عمل میں القسام بریگیڈز کے مزاحمت کاروں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 2 حملوں میں 14 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے، جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے شامی سرحد سے ملحقہ نبلانی علاقے پر بھی ہوائی حملے کیے گئے، تاہم اسرائیلی حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق حزب اللہ کے 2 اہم عہدیداروں کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ مشرقی لبنان میں شامی سرحد سے ملحقہ علاقے وادی بیکا میں اسرائیل کی جانب سے ڈرون حملے کر کے حزب اللہ کے کیمپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، تاہم حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خیبر ایجنسی کے مطابق لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ حملے کے لیے استعمال ہونے والے ڈرونز میں سے ایک اسرائیلی ڈرون مار گرایا گیا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کے لیے حماس کا وفد آج مصر پہنچے گا، جبکہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر بل برنز کا بھی قاہرہ پہنچنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کرنے والے قطر اور مصر کے ثالثکاروں کو خط لکھ کر جنگ بندی مذاکرات کے لیے حماس پر دباؤ ڈالنے پر زور دیا ہے۔
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक रब्ता किया। टेलीफोनिक रब्ते के दौरान दोनों सुदूर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया और तुर्क हम मनसब को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद दी। इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने रजब तैयब उर्दवान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। तुर्क सदर और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क में मुआशी नमू के लिए डॉलर का होना जरूरी है, जो बरामदात बढ़ाने से मुमकिन है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि डॉलर हो तो बाकी दुनिया से चीजें खरीद कर पाकिस्तान लाएं और उसे खर्च करें। मुआशी नमू बढ़ जाएगी, डॉलर खत्म तो नमू खत्म और फिर IMF की मदद मांगनी पड़ जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मौजूदा माली बहरान को बरामदात में इजाफे से हल किया जा सकता है। बरामदात बढ़ाने के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुशावरत से किए गए सही फैसलों से साजगार माहौल फराहम करके एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है। विफाकी वजीर ने कहा कि IMF के डायरेक्टर मीडिया ने नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर की है, ताहम यह सवाल भी अपनी जगह पर है कि नए मुआहदे के बाद क्या होगा। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत की कोशिश है कि रवा माली साल के इख्तिताम तक IMF के साथ नया मुआहदा हो जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सेहतमंद पंजाब विजन के तहत हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया है। सेहत के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि हेल्थ रिफॉर्म्स अवलीन तरजीह है, अवाम भी सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाएं। आलमी यौम सेहत मनाने का मकसद सेहत की अहमियत से आगाह करना है। उन्होंने कहा कि सेहतमंद आबादी ही एक खुशहाली मुआशरे की बुनियाद है। हर फर्द के लिए अपनी सेहत की अहमियत को समझाना बहुत जरूरी है। मरियम नवाज का कहना था कि फर्द की सेहत एक जाती मामला नहीं, ये पूरी फैमिली पर असरअंदाज होती है। अवाम सेहतमंद जिंदगी के इंतखाब करें और गजाइत से भरपूर सादा गजा खाएं। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि हर शहरी के लिए सेहत की सहूलियात तक मुसावी रसाई यकीनी बनाना चाहते हैं। सेहतमंद तर्ज जिंदगी के शाऊर को फरोग देने की भी जरूरत है। और नाज़रीन, बिशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट विफाक को अरसाल कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई जांच की बुनियाद पर बज़ाहिर लगता है कि चीनी बाशिंदों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं थी, जबकि हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों में एक खातून इंजीनियर भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक जय वकुआ की फिजाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई है और थाना बशाम तकरीबन 6 किलोमीटर जबकि दासू डैम 77 किलोमीटर जय वकुआ से दूर है। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी और खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब थे। खुदकुश बमबार के जेर इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए हैं। याद रहे कि चंद रोज कबल बिशाम में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर होने वाले खुदकुश हमले में खातून समेत 6 चीनी बाशिंदे जाँ बहक हुए थे। पंजाब हुकूमत ने 2 अहम अफसरान को रिलीव करने से मुआजरत कर ली है। पंजाब हुकूमत बेडी IG ऑपरेशन अली नासिर और सेक्रेटरी CNW सहेल अशरफ को चार्ज छोड़ने से रोक दिया है। जराये का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने विफाक से दरखास्त की है कि सूबे से विफाक के अफसरान का तबादला करना है तो पंजाब हुकूमत को पहले एतमाद में लिया जाए। इसराइल के बड़े शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे रिकॉर्ड किए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सड़कों पर उमड़ आए और बड़े शहरों में अवाम ने मुजाहरे किए। तल अबीब में मुजाहरीन पर कार चढ़ा दी गई, जिसकी जद में आकर 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुजाहरीन इसराइली हुकूमत से यरगमालियों को फौरी छुड़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी के बाद इसराइल ने मुख्तलिफ ममालिक में अपने 28 सफारती मिशन बंद कर दिए हैं। एक अमरीकी एहलकार ने बरतानवी न्यूज एजेंसी को बताया कि शाम में ईरानी सफारत खाने पर इसराइल के हमले के जवाब में ईरानी खित्ते में इसराइल या अमरीकी असासों को निशाना बनाने के मुमकिन हमले की तैयारी कर रहा है, ताहम हम यकीनी तौर पर चौकन्ना है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आइंदा हफ्ते ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला हो सकता है। अमरीका हाई अलर्ट है।
दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली जंगी तैयारों को बमबारी के बाद ईरान ने कहा कि वो फैसला कुन रद्द-ए-अमल का हक महफूज रखता है। इसराइली हुकाम ने ईरान की धमकियों के बायस मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबन 28 सफारती मिशन बंद कर दिए हैं। सुन्नी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने अपने सफारत खानों में तैयारी का ऐलान किया है और मिस्र, उर्दन, बहरीन, मराकश, तुर्कमानिस्तान, अंकारा और इस्तांबुल में अपने नुमाइंदा दफातर को खाली करा लिया है। इसराइली वजारत खारजा ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया है कि दमिश्क हमले पर ईरान के मतवक्के रद्द अमल के लिए बेमिसाल तैयारी के हिस्से के तौर पर मुतअद्दिद सफारत खानों को खाली कर दिया जाए। मोदी सरकार और आदित्य बिरला ग्रुप की करप्शन के चर्चे आम हैं। भारत की नामवर कंपनी अपने करप्शन केसेस छुपाने के लिए मोदी सरकार को रिश्वत देने लगी। आदित्य बिरला ग्रुप ने मोदी सरकार को 100 करोड़ रिश्वत दी। दूसरी जानिब भारत के अदालती निजाम पर मोदी सरकार का कब्जा होने लगा। मोदी हुकूमत के लिए अदलिया हमेशा से एक सियासी विरसा रही है। मोदी सरकार ने अपने मजमूम सियासी मकासद हासिल करने के लिए अदलिया को भी न छोड़ा। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान करप्शन का गढ़ बन गया है। भारतीय न्यूज वेबसाइट स्क्रोल के मुताबिक आदित्य बिरला ग्रुप पिछले 5 बरस से करप्शन और कर्जों में डूबी हुई थी। इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी करदा इंतखाबी बॉन्ड के आदाद-ओ-शुमार से मालूम हुआ कि आदित्य बिरला ग्रुप की फर्मों ने इंतखाबी बॉन्ड्स में बीजेपी को 100 करोड़ रुपए अतिया किए हैं। फरवरी 2023 में मोदी हुकूमत ने 16,000 करोड़ रुपए के कर्ज को इक्विटी में तब्दील कर दिया और खुद उसकी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। दिल्ली में कायम टेलीकॉम कंसल्टेंसी फर्म कॉमफर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर महेश उपल ने कहा कि भारत का टेलीकॉम सेक्टर तेजी से तनज़्ज़ुली का शिकार है। भारत के अदालती निजाम पर मोदी सरकार का कब्जा। मोदी सरकार ने रियासती इदारों के जरिए अपनी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों को हमेशा की तरह लागू करवाया है। हिंदुस्तान में 2014 के इंतखाबात के बाद से मोदी की शख्सियत उरूज जबकि जमहूरियत जवाल का शिकार है। न्यूज वेबसाइट स्क्रोल के मुताबिक 2010 से 2020 के दौरान भारतीय अदालतों में जेर इल्तवा मुकदमात की सालाना तादाद में 2.8% इजाफा हुआ। बीजेपी हुकूमत ने सूरत हाल में बेहतरी के कोई इकदाम न किया, जिसके बायस लोग इंसाफ के मुंतजिर हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के मुताबिक 2015 में भारत में कानून की हुक्मरानी का स्कोर 0.51 था। 2023 में यह शरह मजीद गिर गई, 0.49 पर आ गई। मोदी सरकार अपने मनपसंद जजेस को रिटायरमेंट के बाद भी मराहत देती रही। मोदी सरकार की अदलिया में गैर मामूली मुदाखलत इस बात का सबूत है कि भारत जमहूरी रियासत से तब्दील होकर मोदी रजीम बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 2 साला मोहम्मद मुआज के इलाज के लिए 68,62,000 रुपए जारी कर दिए हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफीक और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने मोहम्मद मुआज के घर जाकर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बच्चे की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआया पैगाम पहुंचाया। जाम के चीबा के रिहायशी मोहम्मद उस्मान ने वज़ीर आला को बच्चे के इलाज के लिए अपील की थी। 2 साला मोहम्मद मुआज पैदाइशी तौर पर MP नामी जेनेटिक बीमारी IX टाइप में मुब्तला है। मोहम्मद मुआज चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में जेर इलाज है। मोहम्मद मुआज के वालिद और अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। छोटा बेटा मेरा पैदाइशी तौर पर एक जेनेटिक मर्ज़ जो MPS टाइप 6 में मुब्तला है और जिसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वो तो अफोर्डेबल नहीं है। तकरीबन मंथली 12-13 लाख रुपया जो है ना इसकी ट्रीटमेंट पे ख़र्च आता है। तो मैंने 1-1.5 महीना पहले वज़ीर आला साहबा को एप्लीकेशन लिखी थी, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एक्शन लिया और उसको मंजूर किया। वो तकरीबन 6 माह की ट्रीटमेंट जो है ना 68 लाख और 62,000 रुपये बनती है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का कि वो उन्होंने इसको मंजूर किया और आज ये मेरे पास मंजूर शुदा लेटर पहुंच चुका है। तो अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे, चूँकि वो ख़ुद माँ हैं और माँ ही बच्चे के दर्द को भी समझ सकती हैं। तो उन्हें पता है कि किसी का बच्चा बच्ची बीमार हो तो वो किस तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं।
تو بڑا شکریہ جی ان کا، اللہ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر دے، اور ہمارے جو ایم پی اے صاحب میاں ذیشان رفیق صاحب ہیں جو خود چل کے مجھے پہنچانے آئے، اللہ ان کو بھی جو ہے نا جزائے خیر دے۔ اور ناظرین، ماہ رمضان کی بابرکت مہینے میں نعمتیں برکتیں سمیٹنے میں لاہور کے شہری سب سے آگے ہیں۔ شب قدر اور اظہر وحید زبیری کی سالانہ برسی کے سلسلے میں بابرکت محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد کا اہتمام ظفر وحید زبیری کی جانب سے کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں رپورٹر عاصم بدر سے۔ جی عاصم، بتائیے گا۔ جی بالکل، ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اور بالخصوص 27ویں رمضان اور سالانہ ختم شریف اظہر وحید زبیری کے سلسلے میں کمبو برادری نے ایک بابرکت محفل کا انعقاد کیا۔ اس بابرکت محفل کا انعقاد ظفر زبیری، سنی کمبو، اکبر وحید، اسد کمبو، بلا کمبو، سابقہ کونسلر چودھری سلیمان، محمد ہاشم، شیخ راجہ، شیخ خاور نے کیا۔ اس بابرکت محفل میں پی پی 147 کے آزاد امیدوار محمد خان مدنی نے بھی شرکت کی اور سیاسی، سماجی اور اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر بابرکت محفل میں نعت شریف بھی پڑھی گئی، عبادت بھی کی گئی، جس کا ثواب کمبو ہاؤس کے ورثاء کو کیا گیا۔ اس موقع پر افطاری کا وسیع انتظام کیا گیا۔ اس موقع پر ظفر وحید کا کہنا تھا، ہم ہر سال 27 رمضان کو اپنے والد صاحب کی برسی کا اہتمام کرتے ہیں اور لیلۃ القدر کی افطاری بھی ہر سال اسی طرح ہوتی ہے، اور انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک یہ دن ایسے ہی مناتے رہیں گے، کیونکہ آج کا روزہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ محفل میلاد کے اختتام پر ظفر وحید زبیری اور بلا کمبو نے آنے والے مہمانوں کو بلا تکلف لنگر بھی کروایا۔ جی بہت شکریہ عاصم بدر، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ عید سے پہلے عیدی کی تقسیم۔ لاہور کے علاقے مناواں کے نجی ہال میں محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے زیر اہتمام مالی امداد کی تقسیم کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال سہیل شوکت بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، مستحقین افراد کو چیکس تقسیم کیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اجمل بٹ۔ لاہور کے علاقہ مناواں کے نجی شادی ہال میں محکمہ سوشل ویلفیئر بیت المال کے زیر اہتمام مالی امداد کی تقسیم کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال سہیل شوکت بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور مستحق افراد کو چیکس تقسیم کیے گئے۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر آمنہ منیر نے صوبائی وزیر کا استقبال کیا۔ ریاست ہوگی ماں جیسی کے عزم کے ساتھ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا احسن اقدام۔ تقریب میں 200 مستحق افراد میں تقریباً 25 لاکھ سے زائد رقم کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال سہیل شوکت بٹ کا شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد کو فائدہ پہنچایا جا سکے، بیت المال کو مزید مستحکم کریں گے۔ ریاست ہوگی ماں جیسی کے اصول پر عمل پیرا ہماری حکومت اپنے عوام کی فلاح کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ جبکہ دوسری جانب صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ مستحقین کو یہ امداد پہنچانے کی شفاف کوششوں پر ڈی جی سوشل ویلفیئر اور بیت المال کمیٹی کینٹ کا بے حد مشکور ہوں۔ ان پروگرامز کا دائرہ کار تحصیل لیول تک لے کے جائیں گے۔ تقریب کے اختتام پر انتظامی افسران اور سٹاف میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اجمل جٹ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر سینئر صوبائی مریم اورنگزیب کی زیر صدارت انسداد اسموک سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم بنیادوں پر انسداد اسموک بڑے فیصلے کر لیے گئے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز عثمان مغل سے۔ جی عثمان، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ عثمان مغل سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر سینئر صوبائی مریم اورنگزیب کی زیر صدارت انسداد اسموک سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم بنیادوں پر انسداد اسموک سے متعلق بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر سینئر صوبائی مریم اورنگزیب کی زیر صدارت انسداد اسموک سے متعلق اجلاس منعقد ہوا، جس میں لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم بنیادوں پر انسداد اسموک سے متعلق بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز عثمان مغل سے۔ جی عثمان مغل، اجلاس کا احوال بتائیے گا۔
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسموگ کی روک تھام کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے کر لیے گئے۔ کوہ نور نیوز نے ہمیشہ اپنی صحافتی ذمہ داریوں کے حوالے سے پنجاب میں آلودگی کے حوالے سے اعلیٰ حکام کو بار بار آگاہ کیا تھا، جس کی بنا پر آج سینئر صوبائی وزیر نے فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے تمام متعلقہ محکموں سٹیک ہولڈر کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ گاڑیوں کی انویسٹیگیشن اور سرٹیفکیٹ اور ایس او پیز کے مطابق کیو آر کوڈ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ابھی اور آج سے ہی پورے فریم ورک کے ساتھ سیکٹر وائز کام کرنے کا عہدہ بھی کیا گیا۔ پنجاب ڈیجیٹل ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کروانے پر گورو ہول انسٹاز سموگ کے لیے شعبہ جاتی سطح پر عوام الناس کے لیے آگاہی مہم بھی چلائی گئی۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا، اینٹی سموگ زرعی آلات اور کرشر کے استعمال پر عمل درآمد بارے کسانوں کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ انڈسٹری کی مکمل میپنگ ویزنگ سولر سسٹم کے تحت سرکاری عمارتوں کو سولر پر منتقل کیا جائے گا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی سمیت زیر تعمیر مقامات پر ڈسٹ مینجمنٹ، ٹری پلانٹیشن، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹیشن کی تنصیب کے حوالے سے اقدامات کیے گئے۔ ہر سیکٹر کمیونیکیشن یونٹ بنانے کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی پر کام کرے گی۔ یہاں سے ہر سیکٹر اپنی آگاہی میں حصہ لے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سموگ پر قابو پانے کا پہلا سیکٹر وائز ایکشن پلان مرتب کر لیا گیا ہے۔ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں، وزارتوں اور محکموں کے معینہ مدت میں ٹارگٹ کے اصولوں کے لیے ٹاسک بھی مکمل کر لیا گیا۔ ٹرانسپورٹ، زراعت، صنعت، توانائی کے شعبوں میں ماحول دوست اور آلودگی کے خاتمے کے لیے جی ٹھیک ہے عثمان مغل، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ عید الفطر کی آمد مارکیٹوں میں رش، خواتین یا بچوں کے ساتھ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں ویمن سیفٹی ایپ کا استعمال کریں یا 15 پر فوری رابطہ کریں۔ پنجاب پولیس ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی حفاظت پر مامور ہے۔ تفصیلات جانیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی آمد ہے اور اب مارکیٹس میں رش شروع ہو جائے گا۔ خواتین اور بچے یقیناً شاپنگ کرنے جائیں گے۔ بچوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ عید پر ان کی سب سے بڑی جو ایک انٹرٹینمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شاپنگ کریں جا کر۔ میرا یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ خواتین بہت خیال رکھیں، اپنا بھی اپنے بچوں کا بھی۔ کوئی بھی اگر ایسا انٹروورٹ واقعہ پیش آئے یا ان کو کوئی ایسی مشکل پیش آئے تو ویمن سیفٹی ایپ یوز کریں، وہ 1787 پر میسج کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں پر ضرور نظر رکھیں، بیکاز رش میں بچوں کے گمنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں، ان پر سے آپ نے نظر 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ہٹانی۔ لاہور پولیس ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ کی حفاظت پہ مامور ہے اور اپنی کوشش پوری کرے گی کہ آپ کو ہر طرح کا تحفظ مہیا کیا جائے، لیکن میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ اپنی حفاظت کو بھی مد نظر رکھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 2 سالہ محمد معاذ کے علاج کے لیے 68,62,000 روپے جاری کر دیے ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق اور ڈپٹی کمشنر محمد ذوالقرنین نے محمد معاذ کے گھر جا کر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے بچے کی جلد صحتیابی کے لیے دعائیہ پیغام پہنچایا۔ جام کے چیمہ کے رہائشی محمد عثمان نے وزیر اعلیٰ کو بچے کے علاج کے لیے اپیل کی تھی۔ 2 سالہ محمد معاذ پیدائشی طور پر MPS ٹائپ IS نامی جینیٹک بیماری میں مبتلا ہے۔ محمد معاذ کے والد اور اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 2 سالہ محمد معاذ کے علاج کے لیے 68,62,000 روپے جاری کر دیے ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق اور ڈپٹی کمشنر محمد ذوالقرنین نے محمد معاذ کے گھر جا کر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے بچے کی جلد صحتیابی کے لیے دعائیہ پیغام پہنچایا۔ جام کے چیمہ کے رہائشی محمد عثمان نے وزیر اعلیٰ کو بچے کے علاج کے لیے اپیل کی تھی۔ 2 سالہ محمد معاذ پیدائشی طور پر MPS ٹائپ IS نامی جینیٹک بیماری میں مبتلا ہے۔ محمد معاذ کے والد اور اہل خانہ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ چھوٹا بیٹا میرا پیدائشی طور پر ایک جینیٹک مرض جو MPS ٹائپ 6 میں مبتلا ہے، اور جس کی ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو وہ تو افورڈیبل نہیں ہے، تقریباً منتھلی 12-13 لاکھ روپیہ جو ہے نا اس کی ٹریٹمنٹ پہ خرچ آتا ہے۔ تو میں نے 1-1.5 مہینہ پہلے وزیر اعلیٰ صاحبہ کو اپلیکیشن لکھی تھی، تو انہوں نے الحمدللہ اس پہ ایکشن لیا اور اس کو منظور کیا۔ وہ تقریباً 6 ماہ کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا 68 لاکھ اور 62,000 پہ بنتی ہے۔
تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا کہ وہ انہوں نے اس کو منظور کیا اور آج یہ میرے پاس منظور شدہ لیٹر پہنچ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، چونکہ وہ خود ماں ہیں اور ماں ہی بچے کے درد کو بھی سمجھ سکتی ہیں. تو انہیں پتہ ہے کہ کسی کا بچی بیمار ہو تو وہ کس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. تو بڑا شکریہ جی ان کا، اللہ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر دے. اور ہمارے جو ایم پی اے صاحب میاں ذیشان رفیق صاحب ہیں جو خود چل کے مجھے پہنچانے. خبر سے خبر تک کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، مگر فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز.